हेलो, मैं हूं विनयकार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी साइंस कक्षा 8 का जो 12वां अध्याय है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले 11 अध्याय हो चुके थे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 12वां अध्याय है घर्षण, फ्रिक्शन। तो इस चैप्टर में हम घर्षण के बारे में जानेंगे। तो घर्षण के बारे में जानने से पहले आपको पता होगा कि घर्षण जो होता है वो दो सतहों के बीच ही लगता है। इसमें दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तभी हम उसमें घर्षण जो होता है वो दो वस्तुओं के बीच ही लगता है। वही हमारा क्या होता है, घर्षण बल होता है। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर गति करती है तो उन दोनों के बीच क्या होती है, घर्षण बल लगती है। वही हमारा क्या होता है, घर्षण। आपने ट्रैफिक सिग्नल पर कार या ट्रक चालक को अपने वाहन को मंद करते देखा होगा। जब भी आवश्यक होता है आप भी ब्रेक लगाकर अपनी साइकिल को मंद करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा कि ब्रेक लगाने पर वाहन मंद क्यों हो जाता है? केवल वाहन ही नहीं, कोई भी वस्तु जो किसी अन्य वस्तु के पृष्ठ पर गति कर रही होती है उस स्थिति में भी मंद हो जाती है जब उस पर कोई बाहरी बल न लगाया हो। अंततः वह रुक जाती है। तो क्या आपने फर्श पर लुढ़कती गेंद को कुछ समय पश्चात रुकते देखा है? बिल्कुल। तो ये सब घर्षण की वजह से है। घर्षण बल की वजह से क्या होता है कि वो वस्तु धीरे धीरे गति करना बंद कर देती है और एक समय आता वो विरामावस्था में आ जाती है। केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? क्योंकि इसमें घर्षण बल जो होता है बहुत कम होता है। इसलिए केले पर जब भी हमारा पैर पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं, क्योंकि उस केले और हमारे पैर की सतह के बीच जो है घर्षण बल बहुत कम होता है, इसी वजह से फिसल जाते हैं। अगर कोई भी चिकनी सतह हो या गीला फर्श हो, अगर उस पर ऊपर हम पैर रख के चलते हैं तो घर्षण बल उनके बीच बहुत कम हो जाता है, तो उससे फिसलन हो जाती है और आदमी गिर जाता है। तो चिकने या गीले फर्श के बीच बहुत कम घर्षण बल है, जिसकी वजह से हम गिर जाते हैं। तो इन सभी का उत्तर हम इस अध्याय में जानेंगे। घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। इस मेज पर एक पुस्तक रखी हुई है, इसको धक्का दिया जाता है। तो देखते क्या है कि धक्का देने के बाद कुछ समय बाद ये पुस्तक क्या होती है, रुक जाती है। और ये पुस्तक रुकती है तो वो किस वजह से रुकती है? इसी घर्षण बल की वजह से। अगर पुस्तक और मेज के बीच ये घर्षण बल ना हो तो हम पुस्तक को अगर धक्का देंगे या उस पर प्रहार करेंगे तो क्या होगा, वो मेज पर आगे खिसकती चली जाएगी। अगर घर्षण बल होगा तो वो धीरे धीरे अपने विरामावस्था में आ जाएगी। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि पुस्तक का विरोध करने के लिए उस पर कोई बल लगना चाहिए? इस बल को हम क्या कहते हैं, घर्षण बल। तो घर्षण क्या करता है, पुस्तक तथा फर्श के पृष्ठों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो कोई भी वस्तु हो, अगर दूसरे वस्तु पर गति कर रही है तो उन दोनों के बीच जो घर्षण बल होता है तो वो घर्षण बल क्या करता है, उस वस्तु के गति का विरोध करती है, उसे रोकने का प्रयास करती है और धीरे धीरे उसी घर्षण बल की वजह से वो धीरे धीरे रुक जाती है और विरामावस्था में आ जाती है। आपने देखा है कि यदि बाईं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण जो होता है वो दाएं दिशा में कार्य करता है, और यदि आप दाएं दिशा में बल लगाते हैं तो घर्षण बाएं दिशा में कार्य करता है। तो
गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल कार्य करता है। दोनों स्थितियों में घर्षण पुस्तक की गति का विरोध करता है। घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का क्या करता है? विरोध करता है। घर्षण को प्रभावित करने का कार्य। कमानीदार तुला द्वारा ईंट को खींचा जा रहा है यहाँ पर। तो आप देख रहे हैं ये कमानीदार तुला है और यहाँ पर पतली सी रस्सी है और इस ईंट को बांधा गया है और इसके माध्यम से कमानीदार तुला के माध्यम से ईंट को खींचा जा रहा है। तो खींचने पर जो इसमें रीडिंग, जो इसमें पाठ्यांक होगा, वही हमारा क्या होगा? घर्षण बल को प्रदर्शित करेगा। इसमें कहा क्या है? अगर ईंट पर पॉलीथीन का टुकड़ा लपेटिए और इसी क्रियाकलाप को आप फिर से दोहराइए तो आप क्या देखेंगे कि उसका पाठ्यांक जो है रीडिंग चेंज हो जाता है। और अगर यही ईंटों पर जूट का टुकड़ा लपेटकर इस कार्य को, इस क्रियाकलाप को दोहराएंगे तो फिर जो रीडिंग होगा वो चेंज हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि अलग अलग सतहों के बीच जो घर्षण होता है वो अलग अलग होता है। अगर चिकना होगा तो घर्षण बहुत कम होगा, घर्षण बल। अगर खुरदुरा होगा, जो हमारा सरफेस होगा, अगर खुरदुरा होगा तब घर्षण बल ज़्यादा होगा, चिकना होगा तो कम होगा। कमानीदार तुला होता क्या है? कमानीदार तुला वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता है। इसमें एक कुंडलित कमानी होती है जिसमें बल लगाने पर प्रसार हो जाता है। कमानी के इस प्रसार की माप इसके अंशांकित पैमाने पर चलने वाले संकेतक द्वारा की जाती है। पैमाने के पाठ्यांक द्वारा बल का परिमाण प्राप्त होता है। आप देख रहे हैं ये कमानीदार तुला है। नीचे इसी पर लटकाया जाता है। जब ये नीचे की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर रीडिंग आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर एक और क्रियाकलाप दिया गया है कि ये आना तल लकड़ी का है, बनाया गया है। इस पर बिंदु ए पे जो है एक रेखा खींचा जाता है और वहाँ से जो हमारा सेल होता है, टॉर्च में जो सेल लगता है, बैटरी लगती है, उसी को यहाँ से लुढ़काया जाता है और ये लुढ़क कर देखते हैं कि वो कितनी दूर जाता है। फिर हम दूसरे क्रियाकलाप में क्या करते हैं कि मेज पर हम कपड़ा डाल देते हैं। क्या करते हैं? मेज पर कपड़ा बिछा देते हैं। फिगर में जैसे दिख रहा है इसी तरह हम करेंगे। फिर हम सेल को यहाँ से लुढ़काते हैं। तब देखते हैं कि सेल जो है पहले से कम दूरी तक तय करती है। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर सरफेस जो होगा चिकना होगा तो वस्तु जो है ज़्यादा दूर तक की, और सरफेस जो है अगर खुरदुरा थोड़ा तो वो कम दूरी तय करेगी। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर कम दूरी तय की है लेकिन यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई है। तो इस क्रियाकलाप में यही दिखाया गया है। तो कहने का मतलब दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो सेल है अगर वो भी चिकना है और सरफेस है वो भी चिकना है तो दूरी ज़्यादा तय करेगी। लेकिन अगर किसी दोनों में से कोई एक जो है क्या है, खुरदुरा है, अगर सरफेस दोनों में से खुरदुरा है कोई तो दूरी कम तय करेगी।
अब घर्षण जो होता है वो संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। ऐसे पृष्ठ जो देखने में बहुत चिकने लगते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। मतलब जैसे अगर ये कोई पृष्ठ है तो इस पृष्ठ पर आप देखेंगे अगर सूक्ष्मदर्शी से, तो इसमें जो है छोटे छोटे आपको गड्ढे दिखाई देंगे, छोटे छोटे छिद्र दिखाई देंगे, होल। और यही क्या करते हैं, जब इस पर कोई दूसरी वस्तु गति करती है या स्थिर अवस्था में रहती है तो उस दूसरे पृष्ठ पर भी यही अनियमितताएं देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर कोई दूसरा पृष्ठ है, कोई वस्तु है, तो उसमें भी क्या होता है, अनियमितताएं होती हैं पृष्ठ पर। जब इसके संपर्क में आती हैं तो इनका इंटरलॉकिंग हो जाता है एक दूसरे से। जैसे एक में अगर इस तरह है और दूसरे में इस तरह है तो क्या होता है, इंटरलॉकिंग हो जाता है इनमें, और स्थिर अवस्था में घर्षण ज़्यादा लगता है। तो जो चिकने पृष्ठ होते हैं उनमें भी बहुत सारी सूक्ष्म अनियमितताएं होती हैं। दो पृष्ठों की अनियमितताएं एक दूसरे के भीतर क्या होती हैं, धंस जाती हैं। जब हम एक पृष्ठ पर दूसरे पृष्ठ को गति कराने का प्रयास करते हैं तो हमें इस अंतः बंधन पर पार पाने के लिए कुछ बल लगाना पड़ता है। यही कहते हैं, इसको इंटरलॉकिंग कहते हैं। जब दोनों पृष्ठ की अनियमितताएं क्या होती हैं, एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तो इंटरलॉक हो जाती हैं। और उसको अगर गति कराना है एक वस्तु को, तो उनके बीच जो घर्षण बल है उससे ज़्यादा हमें बल लगाना पड़ेगा उन्हें उसे गति प्रदान करने के लिए। तो खुरदरे पृष्ठों पर ये अनियमितताएं अधिक संख्या में होती हैं। अतः यदि पृष्ठ रुक्ष हो तो घर्षण बल क्या होता है, अधिक होता है। तो पृष्ठ अगर खुरदुरा ज़्यादा है या रुक्ष है तो घर्षण बल अधिक लगता है। इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये मेज पर एक पुस्तक रखी गई है। ये पुस्तक के पृष्ठ है और ये मेज का पृष्ठ है। इन दोनों के बीच आप देख रहे हैं किस प्रकार इंटरलॉकिंग है। ये बहुत ही सूक्ष्म होता है जो आपको नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा। तो यही इंटरलॉकिंग क्या करते हैं, पुस्तक को स्थिर रखते हैं। अगर इस पुस्तक को गति कराना है तो इंटरलॉकिंग की वजह से जो घर्षण बल है उससे ज़्यादा हमें इस पर बल लगाना पड़ेगा, तभी ये पुस्तक आगे बढ़ेगी। तो आप समझ गए होंगे कि घर्षण बल जो होता है किसकी वजह से होता है, दोनों पृष्ठों के बीच जो इंटरलॉकिंग होता है उसी की वजह से घर्षण बल उत्पन्न होता है। तो सरफेस जितना ही खुरदुरा होगा घर्षण बल उतना ज़्यादा लगेगा, चिकना होकर लगेगा। तो हमने क्या सीखा कि दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है, मतलब इंटरलॉकिंग के कारण ही घर्षण होता है। स्पष्ट है कि यदि पृष्ठों को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में वृद्धि हो जाएगी। तो अब आपने क्या देखा, फिगर में आपने देखा था कि इन दोनों के बीच अगर आप ऊपर से प्रेस करते हैं पुस्तक पर, तब क्या होगा, ये और अच्छे तरीके से इंटरलॉकिंग इसकी हो जाएगी और इससे क्या होगा, घर्षण बल में वृद्धि होगी और घर्षण बल उत्पन्न होगा। अगर हम किसी पृष्ठ को बलपूर्वक दबाएं तो घर्षण में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसका अनुभव आप किसी चटाई को उस समय खींचकर कर सकते हैं जब उस पर कोई व्यक्ति नहीं बैठा है और जब कोई व्यक्ति उस पर बैठा हो। अगर ऐसे ही चटाई रखी हो, आप उसको खींचिए, जो आपको कम बल लगेगा, लेकिन उस चटाई पर अगर कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो आपको ज़्यादा बल लगेगा, क्योंकि उन दोनों के बीच क्या होता है, घर्षण बल बढ़ जाता है। कोई बॉक्स रखा है, रखने के लिए लगातार ढकेलना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, लगातार ढकेलना पड़ता है, क्योंकि अगर हम एक बार ढकेलेंगे तो वो खिसकेगी नहीं, लेकिन अगर हम ढकेलते लेके जाएंगे तो वो गति करती रहती है। तो भार ज़्यादा होने की वजह से घर्षण भी ज़्यादा लगता है। अगर भार कम है तो हम उसको धक्का देके थोड़ी देर उसको गति करा सकते हैं। आपने
अपने उस अनुभव को याद कीजिए जब पिछली बार आपने किसी भारी बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरकाया था। यदि आपको इस प्रकार का कोई अनुभव नहीं है तो आप इस प्रकार का अनुभव कीजिए, कौन सा कार्य आसान है। जब विरामावस्था से किसी बॉक्स को गतिशील कराना अथवा किसी गतिशील बॉक्स को उसी दिशा में सरकाना। तो अगर बॉक्स विरामावस्था में है, अगर उसको गतिशील कराना है तो उस टाइम हमको ज़्यादा बल लगाना पड़ता है। लेकिन अगर बॉक्स जो है पहले से ही गतिशील है तो उस पर अगर आप थोड़ा बल लगाएंगे तो वो उसमें आपको बल बहुत कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि बॉक्स जो है वो पहले से ही गतिमान है। तो इससे क्या होता है आगे भी देखेंगे। किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। तो अगर वस्तु रुकी हुई है, विरामावस्था में है और उस समय आपको उसमें गति प्रदान करना है उसको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बीच जो घर्षण होगा उससे ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा हमें। उसी को हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण। तो उन दोनों के बीच जो घर्षण होगा अगर विरामावस्था में होंगे, तो विरामावस्था में जब हम जो बल लगाते हैं वो क्या होता है, स्थैतिक घर्षण बल। लेकिन अगर यही पहले से ही गति की अवस्था में है, अगर उस पर हम बल लगाते हैं तो उसको हम सर्पी घर्षण बल कहते हैं। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। अगर कोई वस्तु गति कर रही है, उसी चाल से उसको गतिशील रखना है, तो जो बल हमें लगाना पड़ता है वो क्या कहलाता है, सर्पी घर्षण। क्या कहलाता है, सर्पी घर्षण बल। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। तो जब बॉक्स को सरकाते हैं तो उनके जो पृष्ठ है, तो पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सकें। अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। तो जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है। अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है, अगर उसमें तो बल किसकी अपेक्षा, सर्पी घर्षण की अपेक्षा, अगर वो गतिशील है उस टाइम हम उस पर बल लगा रहे हैं तो वो सर्पी घर्षण कहलाता है, वो कम होता है स्थैतिक घर्षण से। तो इसीलिए किसी बॉक्स में गति आरंभ करने की अपेक्षा पहले से ही गतिमान बॉक्स पर गति बनाए रखना सरल होता है। अगर बॉक्स जो है विरामावस्था में है तो उस पर अगर आप बल लगाएंगे तो आपको ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, किसकी अपेक्षा, अगर वस्तु जो है गतिमान है उसकी अपेक्षा अगर उस पर आप बल लगाएंगे तो। घर्षण हानिकारक परंतु अनिवार्य भी है। कैसे, जैसे यदि घर्षण ना हो तो आप पेन अथवा पेंसिल से नहीं लिख सकते हैं। तो पेन से या पेंसिल से जो हम पुस्तक में लिखते हैं तो वो घर्षण की वजह से ही संभव है। जब आपके शिक्षक चौक से श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो श्यामपट्ट का रुक्ष पृष्ठ, खुरदुरा पृष्ठ रगड़ द्वारा चौक के कुछ कणों को उतार देता है। तो जो किसकी वजह से संभव है, घर्षण की वजह से। तो वही चाक के कण क्या होते हैं, श्यामपट्ट पे चिपक जाते हैं और इस प्रकार श्यामपट्ट पर आपको लिखावट दिखाई देती है। यदि सड़क तथा वाहन के टायरों के बीच घर्षण ना होता तो उन वाहनों की ना तो गति आरंभ की जा सकती थी और ना ही उन्हें रोका जा सकता था और ना ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। तो इसीलिए दो वस्तुओं के बीच घर्षण होना आवश्यक है। अगर घर्षण नहीं होगा तो अगर एक वस्तु गतिशील है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी, वो रुकेगी नहीं, उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई पृष्ठ बना नहीं है कि अगर किसी वस्तु को जो है उस पर गति
करा दिया जाए और वो गति करता रहे। संभव नहीं है ऐसा पृष्ठ बनाना। यदि कोई वस्तु गति आरंभ कर दे तो वह कभी नहीं रुकेगी यदि वहां घर्षण ना हो। तो अगर कोई वस्तु किसी पृष्ठ पर गति कर रहा है तो यदि पृष्ठ पर कोई घर्षण नहीं है तो उसको हम रोक नहीं सकते, उसकी गति को हम रोक नहीं सकते हैं। आप दीवार में कील नहीं ठोक पाते अथवा धागे में गांठ नहीं बांध पाते। घर्षण के बिना कोई भवन का निर्माण नहीं हो सकता। तो ये सभी जो है घर्षण की क्या है कि घर्षण जो है आवश्यक भी है और कहीं कहीं पर घर्षण हानिकारक भी होते हैं। तो अभी तक इसके लाभ है, घर्षण के लाभ हमने बताए। सड़क पर चलना, कहीं भी चलना, ये सब क्या है, घर्षण की वजह से ही संभव है। अब इसके विपरीत घर्षण के हानिकारक क्या हैं? घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, चाहे वो पेंच, बॉल बेयरिंग अथवा जूते के सॉल ही क्यों ना हो। आपने रेलवे स्टेशनों पर पैदल ऊपरी पुलों की घिसी पिटी सीढ़ियां देखी होगी। घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न हो सकती है। कुछ मिनट तक अपने हथेलियों को तेज से एक दूसरे के साथ रगड़िए तो आप क्या महसूस करेंगे? उससे हमारा हाथ जो होता है वो गर्म हो जाता है, उससे ऊष्मा निकलती है। आप क्या अनुभव करते हैं जब आप माचिस की तीली को किसी रुक्ष पृष्ठ या खुरदुरे पृष्ठ से रगड़ते हैं तो वह क्या होती है? आग पकड़ लेती है। आपने यह भी देखा होगा कि विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक अगर आप चलाते हैं तो उसका जो जार होता है वो गर्म हो जाता है। आप ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकते हैं जिनमें घर्षण के द्वारा जो होती है वो ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए फिगर में सब दिखाया गया है। तो घर्षण की कार्य क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। वास्तव में जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से क्या होता है? ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो घर्षण के कारण हमेशा ऊष्मा उत्पन्न होती है और ऊर्जा के रूप में निर्मुक्त होती है। घर्षण बढ़ाना तथा घटाना। देखा कि कुछ परिस्थितियों में घर्षण क्या होता है? वांछनीय होता है और कुछ में अवांछनीय होता है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जूते की तली खांचेदार क्यों है? खांचे जूतों की फर्श से पकड़ बनाते हैं जिसके कारण आप चलते समय सुरक्षित रहते हैं। तो इसीलिए आप देखे होंगे चाहे वो स्लीपर हो चाहे जूते हो, उसके नीचे जो सॉल होती है उसमें खांचे बने होते हैं। वो क्या करते हैं? फर्श पर पकड़ अच्छी बनाते हैं जिसके कारण आप सही तरीके से चल पाते हैं और आप सुरक्षित महसूस करते हैं। इसी प्रकार जो कार होते हैं, ट्रक होते हैं, बुलडोज़र होते हैं, उनके टायरों में भी क्या होता है? खांचेदार जैसी संरचना आपको देखने को मिलती है जिससे सड़क से उनकी पकड़ अच्छी बनी रहती है। मतलब उन दोनों के बीच इंटरलॉकिंग अच्छी हो जाती है जिसकी वजह से आसानी से वो सड़क पर चलते हैं और फिसलने का जो डर होता है कम हो जाता है। इसी वजह से खांचे बनाए जाते हैं। आप फिगर में देख रहे हैं, आप ये जूतों के सॉल हैं, इसमें खांचे बने हुए हैं और ये टायर है, इसमें भी खांचे बने हुए हैं। तो ये सभी घर्षण को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, जिससे क्या होता है? फिसलने का जो डर होता है वो कम हो जाता है। स्वचालित वाहनों तथा साइकिलों की ब्रेक प्रणालियों में ब्रेक पैडों का उपयोग करके हम जानबूझकर घर्षण में वृद्धि करते हैं। जब आप कोई साइकिल चलाते हैं तो उसके ब्रेक पैड पहिए को स्पर्श नहीं करते, परंतु जब आप ब्रेक लीवर को दबाते हैं तो ये पैड घर्षण के कारण रिम की गति को रोक देते हैं और पहिया गति करना क्या करता है? बंद कर देता है। आपने यह भी देखा होगा कि कबड्डी के खिलाड़ी अपने हाथों पर क्या करते हैं? मिट्टी रगड़ते हैं ताकि वे अपने प्रतिद्वंदी को और अच्छी तरीके से पकड़ सके। व्यायामी या जिम्नास्ट अपने हाथों पर कोई रुक्ष पदार्थ लगा लेते हैं ताकि घर्षण में वृद्धि करके अच्छी पकड़ बना सके। यद्यपि कुछ अन्य स्थितियों में घर्षण क्या होता है? अवांछनीय होता है, अतः हम
उसे कम करना चाहेंगे। कैरम बोर्ड पर आप महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? आपने यह नोट किया होगा कि जब आप दरवाजों के कब्जों में तेल के कुछ बूंदे डालते हैं तो दरवाज़ा सहज ही घूमने लगता है। अगर आप तेल नहीं डालते हैं तो क्या करता है, सही तरीके से उसमें कुछ तेल की बूंदें डालने से क्या होता है, घर्षण कम हो जाता है और आसानी से घूमने लगता है। साइकिल तथा मोटर के मैकेनिक मिस्त्री इन मशीनों के गतिशील भागों के बीच क्या करते हैं, ग्रीस लगाते हैं। उपरोक्त सभी परिस्थितियों में हम दक्षता में वृद्धि के लिए घर्षण को कम करते हैं। जब तेल, ग्रीस अथवा ग्रेफाइट को किसी मशीन की गतिशील पुर्जों के बीच लगाते हैं तो वहाँ की एक पतली परत बन जाती है। उन दोनों के बीच क्या होती है, एक पतली परत बन जाती है ग्रीस की, तथा गतिशील पृष्ठ सीधे ही एक दूसरे को रगड़ नहीं पाते। इस प्रकार अनियमितताओं का अंतःबंधन का अंतःपाषण काफी सीमा तक दूर हो जाता है। गति सहज बन जाती है। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, स्नेहक। क्या बोलते हैं, स्नेहक। इसको लुब्रिकेंट भी बोलते हैं। घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक या लुब्रिकेंट कहते हैं। कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग न करने की सलाह दी जाती है। वहां पर घर्षण कम करने के लिए गतिशील पुर्जों के बीच वायु की गद्दी का उपयोग किया जाता है। तो वायु की गद्दी का उपयोग भी क्या करता है, घर्षण को कम करता है। घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है। कोई पृष्ठ जो होता है पूर्णतः चिकना नहीं होता है, उसमें कुछ अनियमितताएं अवश्य होती हैं। तो कोई भी पृष्ठ पूरी तरह से चिकना नहीं हो सकता है, उसमें कुछ न कुछ अनियमितताएं होती हैं उनके पृष्ठ पर। पहिए घर्षण कम कर देते हैं। आपने अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर जड़े देखे होंगे। ऐसे सामानों को कोई छोटा बच्चा भी आसानी से खींच सकता है। आप देखें इस प्रकार की जो अटैचियाँ होती हैं इसमें रोलर लगा होता है, तो इससे आसानी से क्या होता है, अटैचियों को खींचा जा सकता है। इस रोलर की वजह से रोलर क्या करते हैं, घर्षण कम कर देते हैं। ये लोटन घर्षण कम कर देते हैं। लोटन घर्षण जैसे यहाँ पर आप पेंसिल को 3-4 पेंसिल ले लीजिए, उसको आप एक मेज पर समान दूरी पर रख दीजिए। फिर उसके बाद उसके ऊपर आप एक पुस्तक रख दीजिए और पुस्तक को उसके ऊपर लुढ़काइए। तो आप देखेंगे कि वो आसानी से उन पेंसिलों के घूमने की वजह से आसानी से पुस्तक आगे की तरफ गति करने लगती है। तो ये रोलर की क्रिया पर कार्य करती है। और रोलर की वजह से क्या होता है, इनके बीच घर्षण कम हो जाता है। इसको लोटन घर्षण बोलते हैं। अभी आगे देखेंगे। जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, लोटनिक घर्षण। तो लोटनिक घर्षण क्या होता है कि जब एक वस्तु किसी दूसरे वस्तु के पृष्ठ पर लुढ़कती है तो उसकी गति के प्रतिरोध को क्या कहते हैं, लोटनिक। जैसे मान लीजिए ये 3 पेंसिल है, हम साइड से इसको देखेंगे कि साइड से आपको पेंसिल ऐसे ही दिखाई देगा। और इसके ऊपर आपने क्या रखा, पुस्तक रखा। क्या रखा, पुस्तक रख दिया इसके ऊपर आपने, ठीक है। फिर आपने इस पर प्रेस किया, इसको गति करने के लिए इस पर आपने बल लगाया। तो आप क्या देखेंगे कि ये पुस्तक तो आगे बढ़ती है, लेकिन किसकी वजह से, ये जो पेंसिल है इस दिशा में क्या होती है, इसके लोटनिक गति होती है। पेंसिल ऐसे से घूमती रहती है और पुस्तक आगे की तरफ बढ़ती रहती है। तो ये पुस्तक क्या करती है, इस पेंसिल पर एक घर्षण बल इस विपरीत दिशा में लगता है।
किस पर लगता है? पेंसिल पर। तो यही हमारा क्या होता है? लोटनिक घर्षण। क्या होता है? लोटनिक घर्षण। लोटन घर्षण कम कर देता है। लोटन क्या करता है? घर्षण को कम कर देता है। किसी वस्तु को दूसरी वस्तु पर सरकने की तुलना में लोटन करना सदैव आसान होता है। अगर आप बिना उस पर पहिया लगाए आप उसको सरकाएंगे तो आपको ज़्यादा बल लगेगा, लेकिन उसी वस्तु के नीचे आप अगर पहिया लगा देते हैं तो लोटनिक गति की वजह से सरकाना उसको आसान हो जाता है, क्योंकि इनके बीच जो घर्षण होता है वो कम हो जाता है, वो लोटनिक घर्षण कम हो जाता है। यही कारण है कि रोलर जड़ा सामान खींचना सुविधाजनक होता है। क्या अब आप समझ सकते हैं कि पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में क्यों गिना जाता है? बिल्कुल, क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। तो लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, इसलिए अधिकांश मशीनों में सर्पण को बॉल बियरिंग के उपयोग द्वारा लोटन में प्रतिस्थापित किया जाता है। जो पंखों में आपने देखा होगा, छत के पंखों और साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच में बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। ये क्या करते हैं? यही इसका काम होता है, सर्पण को लोटन घर्षण में विस्थापित किया जाता है। और ये किसके वजह से होता है? बॉल बियरिंग का उपयोग करके, क्योंकि लोटनिक घर्षण क्या होता है? सर्पी घर्षण से कम होता है। इसी वजह से बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है पंखों और साइकिलों में धुरी तथा नाभि के बीच में लगाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसके धुरी में पंखों का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जो घूमता है, और इसके बीच में ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे बॉल बियरिंग आपको दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर। ये इसका देख रहे हैं, फिगर बड़ा करके देख लीजिए, और इसके बीच में ग्रीस स्नेहक डाला गया है। तो यही क्या करते हैं? लोटनिक घर्षण करते हैं, जिसकी वजह से घर्षण कम होता है। तो बॉल बेरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। इसमें कहा है बॉल बेरिंग घर्षण को कम कर देते हैं। अगला है तरल घर्षण। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, तरल घर्षण में केवल द्रव ही नहीं गैसें भी आती हैं, जिसको गैस की वजह से या तरल की वजह से दो पृष्ठों में जो घर्षण होता है इसको तरल घर्षण कहते हैं। आप जानते हैं कि वायु अत्यंत हल्की तथा विरल होती है, फिर भी इससे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर वायु घर्षण बल लगती है। तो जो वस्तुएं वायु में गति करती हैं तो उस पर वायु की वजह से घर्षण बल लगती है, उसको वायु घर्षण बल कहते हैं। अगर द्रव में गति करेंगे तो द्रव की वजह से जो वस्तुओं पर घर्षण बल लगेगा उसको तरल घर्षण कहते हैं। इसी प्रकार जल तथा अन्य द्रव भी इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगते हैं। विज्ञान में यहाँ देखिए, विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक ही नाम तरल दिया गया है। तो चाहे गैस हो चाहे द्रव, उसको तरल ही बोलेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि तरल तरल इनसे होकर गति करने वाली वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को हम कर्षण भी कहते हैं। चाहे आप तरल घर्षण कहिए या कर्षण कहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। किसी तरल पर लगने वाले घर्षण बल उसकी तरल के सापेक्ष गति पर निर्भर करती है। तो तरल की जो सापेक्ष गति होती है उसी पर निर्भर करती है कि घर्षण बल कैसा होगा। घर्षण बल वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। तो घर्षण बल तरल के सापेक्ष गति, वस्तु की आकृति तथा तरल की प्रकृति, इन सभी चीजों पर निर्भर करती है। स्पष्ट है कि जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। अतः वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियां दी जाती हैं।
तो इसी वजह से वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती हैं, जिससे उन पर लगने वाला जो वायु घर्षण बल है, या जो जल की वजह से लगने वाला, या तरल पदार्थों की वजह से लगने वाला जो घर्षण बल है, वो कम से कम हो जाए। तो इस वजह से वस्तुओं को ऐसी आकृति प्रदान की जाती है। अभी आगे देखेंगे, कुछ उदाहरण देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। वास्तव में ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। पक्षी तथा मछलियां तरल में गति करते हैं। उनके शरीर का विकास इस प्रकार हुआ होगा कि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। तो आप देखेंगे मछली का जो आकार है ऐसे नहीं है, वो ऐसी आकृति उनको ईश्वर ने प्रदान की है कि जब भी वो तरल पदार्थ में गति करते हैं तो क्या होता है, उनके बीच जो घर्षण होता है उसकी वजह से जो ऊर्जा का क्षय होता है वो कम से कम हो। इसलिए उनका शरीर धारा रेखीय होता है, ताकि वो आसानी से जो है उस जल में तैर तैर सकें, और उससे उनके बीच जो घर्षण बल होता है वो कम से कम लगता है, उनके ऊर्जा का क्षय कम से कम होता है। आपने इन आकृतियों के बारे में कक्षा 6 में अध्ययन किया था। वायुयान की आकृति को सावधानीपूर्वक आप देखेंगे तो आप क्या पाते हैं कि किसी पक्षी की आकृति में कोई समानता इसमें दिखाई देती है जो वायुयान होते हैं। तो वास्तव में सभी वाहनों के डिजाइन इस प्रकार बनाए जाते हैं कि वो तरल घर्षण कम हो जाए। तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, उनकी आकृति इस प्रकार बनाई जाती है जिससे तरल घर्षण क्या हो, कम से कम हो जाए। आप देख रहे हैं फिगर में कि ये वायुयान है, ये पक्षी की तरह डिजाइन किया जाता है, जिसकी वजह से तो जो वायु की वजह से घर्षण है वो कम से कम हो इसमें लगता है। सारांश देखते हैं इस पाठ का। घर्षण संपर्क में रखे दो पृष्ठों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है या दोनों पृष्ठ पर कार्य करता है। घर्षण संपर्क के दो पृष्ठों की प्रकृति पर निर्भर करता है। दिए गए पृष्ठों के युगल के लिए घर्षण इन पृष्ठों के चिकनेपन की अवस्था पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर करता है कि दो पृष्ठ एक दूसरे को कितने। घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब हम किसी वस्तु को उसकी विराम की स्थिति से गति में लाने का प्रयास करते हैं। सर्पी घर्षण कब कार्य करता है? सर्पी घर्षण तब कार्य करना आरंभ करता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर सर्पी गति करती है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से हमेशा कम होता है। घर्षण हमारे बहुत से क्रियाकलापों के लिए महत्वपूर्ण होता है। किसी पृष्ठ को रुक्ष बनाकर घर्षण बढ़ाया जा सकता है। जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बनाने के लिए खांचेदार बनाए जाते हैं। कभी कभी घर्षण जो होता है अवांछनीय होता है, मतलब उपयोगी होता है। स्नेक लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। स्नेक मतलब लुब्रिकेंट लगाकर घर्षण को कम किया जा सकता है। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर लोटन करती है तो लोटनिक घर्षण कार्य करना आरंभ करता है। लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण की अपेक्षा कम होता है। कई मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग करके घर्षण को कम किया जाता है। तरल में गति करने वाली वस्तुओं को उचित आकृति प्रदान करके घर्षण बल को कम किया जाता है। तो ये थे सारांश इस चैप्टर के। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।